कश्मीर के रामबन में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। अचानक बादल फटने से बनिहाल इलाके में बाढ़ आ गई। अचानक आए सैलाब में कई रास्ते बह गए, तो वहीं कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। बताया जा रहा है कि सैलाब का बहाव इतना तेज था कि उसकी चपेट में आने से एक बुलडोजर और उसका ऑपरेटर भी बह गया। जो ही एक क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसकी जद में एक मशीन के साथ साथ उसका एक एलएनटी का एक हेल्पर की उसकी जद में आया। तो फन वहाँ जो आसपास के लोग थे, एनजीओ बनिहाल वॉलंटियर के साथ साथ यहाँ फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी जाए, वारदात पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बारिश काफी ज्यादा थी और जो रेस्क्यू टीम ने उन्होंने काफी मशक्कत के बाद उस डेड बॉडी को निकाला। वहीं गुजरात में बारिश और बाढ़ से बड़ी तबाही हुई है। सूरत में भारी बारिश के बाद से ओलर नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। हालात ये है कि नदी के किनारे बसे रिहायशी इलाके सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। कई सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। कई इलाकों में पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है। नदी के तेज धारा में शमशान घाट भी डूब चुका है। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी आई बाढ़ की वजह से 19 लोगों की मौत की खबर है। अब तक 17,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बाढ़ की वजह से कई सड़कें और पुल को नुकसान पहुंचा है, तो पावर ग्रिड भी क्षतिग्रस्त हुआ। लोगों को बचाने के लिए 110 स्पीड बोट तैनात कर दी गई है। सड़कों पर आपको बोट तैरती हुई नजर आ रही है। ये हालात हो चुके हैं। साउथ के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के 17,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, तो वहीं 19 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से तबाही का मंजर, सड़कें, पुल यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, पावर ग्रिड क्षतिग्रस्त हुआ। लोगों को बचाने के लिए देखिए यहां पर सड़कों पर 110 स्पीड बोट को तैनात किया गया है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश जमकर तबाही मचा रही है। दोनों राज्यों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। कई सड़कें, रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गए। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री एक्शन में हैं। दक्षिण में आसमानी आफत का कहर। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मूसलाधार मुसीबत। बारिश और बाढ़ के कहर की ये तस्वीरें हैं दक्षिण भारत की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पानी ने विकराल रूप ले लिया है। दोनों राज्यों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। इस बीच 17,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। विजयवाड़ा में बूढ़ा मेरू बांध में आई दरार लोगों पर मुसीबत बनकर टूटी है। कई इलाके पानी में डूब गए हैं। शहर में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की वजह से लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। लोगों के सीने तक पानी भर गया है। सड़कें सैलाब में तब्दील हो चुकी हैं। सड़कों पर भरे पानी में नाव दौड़ रही है। एनडीआरएफ भी एक्शन में है। एनडीआरएफ की टीम लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। पानी भरने से लोगों के घर, गाड़ियां, दुकान, पेट्रोल पंप सब डूब गए हैं। विजयवाड़ा में बाढ़ और बारिश का आलम यह है कि पूरा इलाका एक मंजिल तक डूबा हुआ नजर आ रहा है। बारिश से हालात इतने बुरे हो गए हैं कि लोगों के घर से लेकर दुकानों तक के अंदर पानी घुस गया है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां जलमग्न हो गई हैं। बाढ़ बारिश के हालातों को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एक्शन में हैं। चंद्रबाबू नायडू लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया। उधर तेलंगाना में भी आंध्र प्रदेश जैसे हालात हैं। तेलंगाना में लगातार बारिश से राज्य के कई हिस्से पानी में डूब गए हैं। सूर्यापेट, भद्राद्री, कोठागुडेम, महबूबाबाद और खम्मम जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। भारी बारिश की वजह से तेलंगाना में रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है। महबूबाबाद के इंटकने में रेलवे ट्रैक बह गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। तेलंगाना में 3 जगहों पर हुई तेज बारिश के बाद
पटरियां टूटने से दक्षिण मध्य रेलवे की रेल सेवाओं पर भी असर हुआ है। आसमानी आफत की वजह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। सरकार ने 19 जिलों में अचानक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। उधर केंद्र दोनों राज्यों पर बाढ़ के हालात पर नजर रखे हुए है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से बाढ़ के हालात को लेकर बात की। पीएम ने केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। पागल नाला के पास पहाड़ी से भरी मलबा और पत्थर हाईवे गिर गए। आपको बता दें कि इसके साथ ही पागल नाला भी उफान पर बह रहा है। हाईवे के दोनों तरफ कई यात्री फंसे हुए हैं। सड़क को खोलने का काम जारी है। बद्रीनाथ हाईवे बार बार बंद हो रहा है। यही वजह कि यात्री बेहद परेशान है। क्या अरब सागर में उठे आसाना तूफान का उत्तराखंड की बारिश से कोई कनेक्शन है? आखिर सितंबर के महीने में उत्तराखंड में इस बारिश की वजह क्या है? ये रिपोर्ट देखिए। भारत के कच्छ से उठा तूफान अरब सागर में चक्रवात आसना में तब्दील हो गया है। आसना की वजह से पूरे इलाके में जबरदस्त बारिश हो रही है। अरब सागर में 48 साल बाद अगस्त में चक्रवाती तूफान उठा है। आईएमडी के मुताबिक तूफान का सबसे ज्यादा असर गुजरात के कच्छ में दिखेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आसना का उत्तराखंड की बारिश से कोई लेना देना है? ये जो स्थितियां अब बनी है, अचानक से ही लग रहा था कि मानसून एंड हो चुका है, लेकिन फिर बारिश हुई। बिल्कुल 2-3 दिन आप देख रहे थे कि अच्छी खासी धूप निकल रही थी और उसकी वजह से हमारे तापमान थे वो 4 से 5 डिग्री तक जो है सामान्य से ऊपर आ गए थे। तो जब ऐसी स्थिति रहेगी तो जैसे ही मॉइस्चर फिर हमको मिलनी शुरू हो जाती है तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अच्छी खासी मिल जाती है। तो बिल्कुल जैसे देखेंगे तो कल जो हमारे देहरादून है, नैनीताल, चंपावत है या कुमाऊं के और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चमोली है, तो इनमें हमने फेयरली वाइड स्प्रेड तक एक्टिविटी को रखा था और साथ में जो हैवी रेन है उसको देहरादून है, नैनीताल, चंपावत है या बागेश्वर है और चमोली इनमें रखा गया था। लेकिन जो बारिश मिली है वो वेरी हैवी तक भी मिली है। चमोली के कर्णप्रयाग सिमली में कल देर रात हुई बारिश के बाद काफी नुकसान हुआ है। यहाँ कई घरों में मलबा घुस गया है। 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके साथ ही एक कार और स्कूटी के ऊपर मलबा आने से वो दब गई है। मौके पर प्रशासन की टीम राहत बचाव काम में जुटी हुई है। कर्णप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। कर्णप्रयाग और थराली को जोड़ने वाली सड़क पर कर्णप्रयाग के पास पहाड़ी का एक हिस्सा ही टूटकर सड़क पर आ गया और भूस्खलन के बाद सड़क बंद हो गई। वहीं सड़क बंद होने की वजह से दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। चमोली नीति घाटी में भारी बारिश के बाद पहाड़ी से मलबा आने से नीति मलारी हाईवे बंद हो गया है। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर सड़क पर मलबा आ गया है। वहीं सड़क बंद होने की वजह से दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। चमोली में भारी बारिश मुसीबत बन गई है। यहाँ बद्रीनाथ हाईवे पर नाला अचानक उफान पर आ गया। नाले के उफान पर आने की वजह से आवाजाही बाधित हो गई। लेकिन गनीमत ये रही कि जिस वक्त बरसाती नाला उफान पर आया उस वक्त सड़क से कोई यात्री नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। देहरादून में लगातार हो रही बारिश के चलते सुसवा नदी उफान पर है, जिसके चलते किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। डोईवाला के नागरावाला में नदी के तेज बहाव से सुरक्षा दीवार भी टूट गई है और किसानों के खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है। बागेश्वर के कपकोट में मुसीबत की बारिश जारी है, जिसकी वजह से रामगंगा में बने झूला पुल पर खतरा मंडरा रहा है। तेज बहाव से पुल को नुकसान हुआ है और पुल टूटने की कगार पर पहुंच गया है। अगर पुल टूटता है तो कई गांव की आवाजाही ठप हो जाएगी। वहीं जिले में 16 सड़कें मलबा आने की वजह से बंद हो गई हैं।
उत्तराखंड में फिलहाल बारिश से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। बागेश्वर और देहरादून के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इसके साथ ही पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। देहरादून के साथ पहाड़ी के कई इलाकों में देर रात तेज बारिश हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्थान के लिए मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे। मौसम विभाग का एक बार फिर अलर्ट आया है, यानी कि प्रदेश के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। बड़ी खबर, यानी कुल मिलाकर आप ये मान लीजिए अभी आपको राहत बारिश से नहीं मिलने वाली है। मॉनसून एक बार फिर एक्टिव हुआ है। कल भी 29 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था और आज मौसम विभाग का अनुमान है कि सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुका है, नदी नाले उफान पर हैं, रपट में पानी बह रहा है और ऐसे में आप भी एक बार फिर सावधान रहें, क्योंकि अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। कोटा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ये खबर कंगना रनौत से जुड़ी हुई है। कंगना रनौत की नई फिल्म इमरजेंसी के विरोध में सिख समाज आ गया है। सिनेमा घरों में फिल्म दिखाए जाने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। फिल्म में सिख समाज के प्रति भ्रामक तथ्य के आरोप लगे हैं। फिल्म को लेकर सिख समाज में आक्रोश है। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध भी सिख समाज जता चुका है। इमरजेंसी फिल्म जो कि अभी रिलीज नहीं हुई है और उसको लेकर जानकारी मिल रही है कि सिख समाज में बेहद गुस्सा है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर सिनेमा घरों में अगर फिल्म रिलीज की जाएगी तो इसका प्रदर्शन बंद कर दिया जाएगा, ये चेतावनी दी गई है। साथ ही कहा है कि सिख समाज के प्रति भ्रामक तथ्य रखे गए हैं फिल्म में। इस तरीके के आरोप सिख समुदाय की तरफ से लगाया गया है। सिख समाज बेहद गुस्से में, इससे पहले अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध जता चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ब्रुनेई आज रवाना हो रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, तस्वीरें आपके सामने, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा। ब्रुनेई के लिए रवाना होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सिंगापुर का भी उनका दौरा रहेगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर रवाना होते हुए हाथ हिलाते हुए, नमस्कार करते हुए, और जाहिर तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। बड़ी खबर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई बता रहे हैं। ब्रुनेई के दौरे पर प्रधानमंत्री निकलते हुए, जाते हुए भारतीय विमान से हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ब्रुनेई के यात्रा के लिए रवाना होते हुए तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं। ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। उनके साथ एक भारतीय डेलीगेशन भी है जो कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेगा। व्यापार संबंधित बातचीत होगी, किस तरह से ब्रुनेई के साथ आगे रिश्तों को मजबूत किया जाए, इसको लेकर बातचीत होगी। आपको बता दें कि 2 दिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसके लिए रवाना होते हुए तस्वीरें आपके सामने प्रधानमंत्री की, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनमल के निमंत्रण पर ब्रुनेई का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये प्रधानमंत्री का भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है ब्रुनेई के लिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई की यात्रा पर रहेंगे और ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। लिहाजा ब्रुनेई के संबंधों को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इस पर फोकस होगा। उनके साथ भारतीय डेलीगेशन भी मौजूद रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं।
नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ICH-14 द कंधार हाईजैक पर प्रतिबंध लगाने की मांग अब तेज हो गई है। इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई है। सुरजीत सिंह नाम के व्यक्ति ने यह याचिका दाखिल की, जिसमें वेब सीरीज के जरिए हिंदू समुदाय को बदनाम करने की साजिश करने का आरोप लगाया गया है। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट सेंसर बोर्ड को वेब सीरीज का सर्टिफिकेट रद्द करने का निर्देश दे। इसके साथ ही इसके प्रसारण पर तत्काल रोक लगाई जाए। ICH-14 द कंधार हाईजैक वेब सीरीज विवादों में आ गई है। इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव को लेकर खबर यह मिल रही है कि पूरी तरह से कांग्रेस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की आदिवासी क्षेत्रों में बैठक है। आज उदयपुर के ऋषभदेव और खैरवाड़ा में बैठक लेंगे। डूंगरपुर के 84 विधानसभा का दौरा करेंगे। 84 क्षेत्र के सीमलवाड़ा, गलियाकोट, सांगवाड़ा में बैठक होनी है। 4 सितंबर को सलुम्बर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी इसमें जांचा जाएगा, परखा जाएगा, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी और जीत का मंत्र भी पीसीसी चीफ देते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि उपचुनाव यहां पर होने हैं विधानसभा की सीटों पर राजस्थान में, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने जयपुर में हाल ही में संगठन से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक ली थी, जिसमें कई दावेदारों को भी बुलाया गया था। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, जिताऊ कैंडिडेट कौन हो, इसको लेकर मंथन किया गया। और आज खुद आदिवासी अंचल में मौजूद रहने वाले हैं पीसीसी चीफ डोटासरा। इसी संबंध में एक बड़ी बैठक होगी। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। भजनलाल सरकार ने ई गवर्नेंस क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। राजस्थान का ई गवर्नेंस क्षेत्र में गोल्ड मेडल के लिए चयन किया गया है। एआई क्षेत्र के लिए राजस्थान का चयन किया गया है। मुंबई में आज से 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी होगा। सभी राज्यों के प्रतिनिधि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर समित शर्मा को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाना है। केंद्र सरकार के ई गवर्नेंस मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन मुंबई में हो रहा है और जाहिर तौर पर भजनलाल सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भजनलाल सरकार ने ई गवर्नेंस क्षेत्र में एक इतिहास रच दिया है। राजस्थान का ई गवर्नेंस क्षेत्र में गोल्ड मेडल के लिए चयन किया गया है। आपको बता दें कि एआई क्षेत्र के लिए राजस्थान का चयन किया गया है। जम्मू रीजन में आतंक के खिलाफ अब तक सुरक्षा दीवार खड़ी एक की गई है। इसका नाम है ग्राम रक्षा गार्ड। अब तक गांव वालों के लिए पहरेदारी का काम करने वाले इन लोगों को गृह मंत्रालय ने आधुनिक हथियारों और हाईटेक इक्विपमेंट से लैस कर दिया है, जिसकी मदद से न केवल प्रहरी का वो काम कर पाएंगे, बल्कि अब ये आतंकवादियों से लोहा भी ले पाएंगे, उन पर प्रहार भी कर पाएंगे। जम्मू में आतंकियों के सर्वनाश के लिए नई तैयारी हो गई है। हाथों में सेमी ऑटोमेटिक हथियार के लिए लोग अब आतंक का खात्मा करने के लिए तैयार हैं। जम्मू में आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए ग्राम रक्षा गार्ड को और मजबूत किया गया। इसके लिए गृह मंत्रालय ने बड़ी पहल की है। जम्मू में आतंकियों पर नजर रखने वाले और गांव के लोगों को अलर्ट कर उनकी सुरक्षा करने वाले ग्राम रक्षा गार्ड के सदस्यों को नए हथियार दिए गए हैं। तो अभी तो हमें ऑटोमेटिक वेपन मिल रहा है, जैसे SLR, तो हम तो और इसके साथ डट के मुकाबला करेंगे। गार्डों को 200 SLR राइफल दी गई है। इन्हें चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वहीं आंतरिक सुरक्षा के लिए 400 नए सदस्य जोड़े गए हैं। गृह मंत्रालय ने हाल ही में जम्मू क्षेत्र में बढ़ती आतंकी घटनाओं को देखते हुए राजौरी, पुंछ, कठुआ और रियासी जिलों में ग्राम रक्षा गार्ड को स्वचालित हथियारों को मंजूरी दी थी। जम्मू पुलिस के मुताबिक ग्राम रक्षा गार्ड आतंकवादियों से निपटने में रक्षा की पहली पंक्ति है। अधिकारियों का कहना है कि आतंकवादी आमतौर पर खाने की तलाश में गांव की तरफ आते हैं और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाते हैं और फिर जंगलों में छिप जाते हैं। नए हथियारों से लैस होने के बाद ये गार्ड गांव में आतंकियों की साजिशों को विफल करने में और अधिक प्रभावशाली साबित होंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव तेजी से नजदीक आ रहे हैं और उससे पहले पाकिस्तान आतंकियों को भेजने की साजिश में लगा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए विलेज डिफेंस गार्ड तैयार है। ग्राम रक्षा गार्ड की बढ़ती संख्या और हाईटेक हथियार आतंकवादियों को गांव के करीब आने की हिम्मत नहीं देंगे। साथ ही सुरक्षा बलों और पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात दिखाई देंगे। और इसी के साथ मारो राजस्थान में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।